करो, बताइए इस अभिक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है और किसका? तब आप बताओगे कि इस अभिक्रिया में कॉपर का तो क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। आ रही है बात समझ में? अब आपको वो चाहिए कैसी भी अभिक्रिया दे दे अपनी तरफ से, अगर आपको उस अभिक्रिया में दिए गए किसी भी तत्व का नाम याद है, पहचान पाते हो, तो आप बता दोगे कि भी इसका तो क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है और इसका उपचयन। आगे बात समझ में? तो ये थी। अब मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, लिखना कुछ नहीं है, आप लिख चुके हो। हाँ इसका ये हाँ आइए बता, जल्दी बता बेटा। Mg MnO2 प्लस है। और एक और बात बताता हूं आपको कि कोई जरूरी नहीं है बुक में गलतियां नहीं है, कोई जरूरी नहीं है बुक भी किसी की छपी हुई है। बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जिसमें अपने खुद गलतियां निकालेंगे और आप भी निकालोगे मेरे साथ में, ठीक है? वैज्ञानिक बन जाओगे ढंग से पढ़ोगे तो ये रिएक्शन क्या है? MnO2, नाम क्या है इसका? है मैग्नीशियम है। तो ये क्या है फिर? ये क्या है? इसमें क्या है? M और N है, इसको बोलते हैं मैग्नीज। क्या बोलते हैं? मैग्नीज। तो इसका नाम क्या हो गया? हाँ, ऐसे गीत मिलाया करो साथ में। MnO2 प्लस HCl आफ्टर रिएक्शन MnCl2 प्लस, अरे इसको बोलने दो, H2O। अब ये दे दिया, मान लो प्लस में Cl2 है, खाली Cl है, Cl है, ये ले बेटा 2। अब देखो इसको समझो, बंद कर दो बुक। अब ये रिएक्शन उसने दे दी, मान लो कि इस अभिक्रिया में बताइए किसका अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है। समझ गए? अब आपको अगर इन सब के नाम पता है तो आप बता दोगे। तो आप यहां अभिकारकों की तरफ देखो, मैग्नीज के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है। अब इस मैग्नीज को चेक करो आप, इधर उत्पाद की तरफ इसके साथ क्या हुआ है? तो यहां ये क्या थी? ऑक्सीजन थी, लेकिन यहां ऑक्सीजन इसके साथ में नहीं है। जुड़ा कुछ भी हो, लेकिन जो हट के आ गई इससे ऑक्सीजन हट गई। तो यानी Mn जो है उससे ऑक्सीजन हटी, और ऑक्सीजन के हटने को हटने को हम क्या कहते हैं? अपचयन। तो Mn का क्या हो गया? अपचयन हो गया। अब अपने दूसरा जो अभिकारक है, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोराइड एसिड, ठीक है? एसिड या अम्ल आप बोलते हो हिंदी में। अब इसमें देखो, इसमें दो एटम है, एक तो हाइड्रोजन और एक क्या है? क्लोरीन है ना? यानी पहले ये दोनों साथ में थे HCl के रूप में, लेकिन आफ्टर रिएक्शन यानी अभिक्रिया के बाद में क्या हुआ? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, लेकिन क्लोरीन से हाइड्रोजन हट गई, क्लोरीन से हाइड्रोजन हट गई। तो क्लोरीन जो है उससे क्या हटी? क्या हटी? हाइड्रोजन हटी। और हाइड्रोजन के हटने को तो क्लोरीन का यहाँ क्या हुआ है? आ रही है क्या बात समझ में? घुस रही है क्या दिमाग में? ठीक है। अब देखो और भी देखो इसमें क्या हुआ है? हाइड्रोजन क्लोरीन से हट गई, तो क्लोरीन का क्या हो गया? उपचयन हो गया ना? तो बस ये दो ही बताने हैं। यहाँ मैग्नीज का तो क्या हुआ है? अपचयन, और क्लोरीन का क्या हुआ है? उपचयन। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? कोई भी दिमाग में अगर इन दोनों टॉपिक को लेके है तो बताओ। दोबारा देखो,
एक मिनट बेटा रुक। अपचयन, उपचयन और अपचयन। उपचयन में सीधी सी है, ऑक्सीजन तो क्या होगी, जुड़ेगी, और हाइड्रोजन क्या होगी, हटेगी। उसको हम क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। ठीक है। उसके बाद में अपचयन, इसका ठीक क्या है, उल्टा है। यानी इसमें हाइड्रोजन तो क्या होगी, जुड़ेगी, और ऑक्सीजन हटेगी। और रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब देखो, अगर मैं ये लिखूं C+O2, आवाज नहीं, C+O2 आफ्टर रिएक्शन CO2, तो इसमें क्या हो रहा है कि कार्बन पहले क्या था, अकेला था, और इसके साथ क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो कार्बन का क्या हो गया, हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसी प्रकार ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है खुद, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और HCl। ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 2 लगा सकते हो। समझ गए। अब देखो, इसमें भी देख लो आप, छोटी सी रिएक्शन है। क्या है, छोटी सी रिएक्शन। तो हाइड्रोजन तो कॉमन है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो हम डेफिनेशन दे रहे हैं कि हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना। तो इसमें इसके अलावा, दोनों के अलावा कौन है, क्लोरीन है। अब यहाँ अभिक्रिया से पहले क्लोरीन क्या है, अकेला है ना, लेकिन अभिक्रिया के बाद क्या जुड़ गई, हाइड्रोजन जुड़ गई। तो हाइड्रोजन के जुड़ने को क्या बोलते हैं। तो आप छोटी छोटी अभिक्रियाओं को अपना कॉमन सेंस यूज करके एग्जाम्पल में देके आ सकते हो। कोई जरूरी नहीं होता है कि बुक ने जो रिएक्शन या अभिक्रिया दी है उसको ही हम रट्टा मारे। रट्टा तो बिल्कुल ही नहीं मारना है। आगे बात समझे। तो ये थी। अब कुछ अभिक्रियाएं आपके क्वेश्चन आंसर के पीछे दी हुई है। ठीक है, तो वो सारी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इस पर प्रश्न जरूर आएगा। इस पर प्रश्न जो है जरूर आएगा। तो एक सिंगल है, वो अभिक्रियाएं बताते रहेंगे। आवाज नहीं। हाँ, क्वेश्चन है, दोबारा लिखाऊं? 2 क्यों लिखा है? एक क्वेश्चन तो मैंने लिखा है आपको। एक तो इस पे प्रश्न बनता है कि उपचयन अभिक्रिया, दोबारा लिख लो। जिसने नहीं लिखा है किसे, अरे आवाज जो नहीं लिखा वो लिख ले। किसे कहते हैं, उदाहरण है 2 या दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न बनता है अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, फिर आया प्रश्न, आवाज नहीं, प्रश्न आया उपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया में अंतर लिखो। अब देखो, आपको ध्यान क्या देना है, ये प्रश्न आएंगे तो सभी को, जिसको सब स्टूडेंट अपने अपने टीचरों से पढ़ रहे हैं, सबको आएगा। आपको सामने नंबरिंग ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, नंबरिंग पर। यानी इसी प्रश्न के आगे मान लो ये 2 नंबर का है, तो वो 2 नंबर जो है वो आपको 1 + 1 = 2 ऐसे मिलेंगे। तो कहने का मतलब है, आपसे इसने बोला नहीं है कितने अंतर लिखने हैं, इसने सीधा बोला है कि इसमें अंतर लिखो। नहीं तो कई बार आता है कि इन दोनों के बीच में 2 अंतर बताइए, या इन दोनों के बीच में
संख्या आती है ना, लेकिन इसमें कोई संख्या नहीं है, इस पर्सन में नहीं है ना, तो आपको कहां दिमाग लगाना है, उसके सामने जो नंबर दिए हैं उस पर, किस पे, नंबर पर। अगर नंबर 2 का है तो वो बिल्कुल आपको देगा कि 1 + 1 और ये पर्सन कितने का है, 2 का, तो इसका मतलब कितने अंतर पूछे इसने, 1 और 1, कम से कम तो 2 अंतर उसने पूछे हैं, तो 2 तो बना ही दोगे आप। 1 अंतर तो परिभाषा का और दूसरा अंतर उसकी उदाहरण का। आगे बात समझे। अब अगला प्रश्न जो आज मैंने पढ़ाया उस पर कितने पर्सन बनेंगे, इससे बाहर पर्सन नहीं बनेगा, ये भी मैं आपको बोल देता हूं। तीसरा, रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदाहरण देगा ना देगा, उदाहरण देना होता है, ठीक है, लिख भी देगा और हो सकता है उदाहरण दीजिए ना लिखा हो। दीजिए, ठीक है, दे दोगे। अब अगला प्रश्न जो आएगा वो कैसे आएगा, वो 2 और लिख लो। इन पर और प्रश्न कैसे बन के आ सकता है, वो है बताइए निम्न, आवाज नहीं दी, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में किस तत्व का उपचयन हो रहा है और किस तत्व का अपचयन हो रहा है, ठीक है। ये इरेज कर दूं, नोट कर लिया ना ये। अब मान लो उसने आपको इस प्रश्न में 3 अभिक्रियाएं पूछी है, आवाज नहीं। एक तो पूछी है आपसे क्या, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O, समझ गए। और एक इसने वही पूछी है जो पूछी हुई है, मैंने समझाई है आपको, यही MnO2 प्लस HCl आफ्टर रिएक्शन MnCl2 प्लस H2O और प्लस में Cl, ठीक है। या फिर और इसने तीसरी पूछ ली, ये मान लो आपका होमवर्क है, ये क्या है, ये भी मान लो कि मैंने आपको ये क्या दिया है, होमवर्क, जिसको आप क्या बोलते हो, गृह कार्य, समझिए। यही मैंने दे दिया, मान लो H2 प्लस Cl आफ्टर रिएक्शन HCl, ठीक है। एक मैंने आपको दे दिया C प्लस O2 और CO2, हरी बात समझ में। अगर इसके पीछे और भी अभिक्रियाएं हैं जिसमें आप कंफ्यूज है तो वो बता दीजिए, मैं समझा दूंगा आपको। 2 नंबर वाली में H2O प्लस Cl Cl2, ठीक है। तो इसमें चारों अभिक्रियाओं में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
अब जो मैं प्रश्न आपको दे रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी आप लिख लो। अब एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा ये पूरा चैप्टर, इसको नोट कर लो, फिर पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज कराऊंगा। जितनी भी हमने अभिक्रियाएं पढ़ी है, कितनी आपके दिमाग में फिट हुई है, कितने में आपने रट्टा मारा है। हाँ बता देंगे, हो गया ये, अभी बताते हैं बेटा, ये जल्दी नोट करो। कर लिया? करूं साहब इसको? अब आपकी दो अभिक्रियाएं हैं, एक तो है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और दूसरी है आपकी उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब देखो ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। जैसे हमने पहली अभिक्रिया पढ़ी थी, वो दो शुरुआत वाली एक दूसरे के अपोजिट थी। इसी प्रकार से हमने वो विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी, उसकी दो थी। इसी प्रकार हमने अपचयन उपचयन पढ़ी, वो दोनों के क्या थी, अपोजिट। तो दोनों को हमें साथ पढ़ना है, तब दोनों साथ में समझ में आ जाएगी। अब देखो इसमें लास्ट में शब्द है क्षेपी, और इसका क्या है, शोषी। इंग्लिश में इनको बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड मैंने बोला है आपको याद रखा करो, एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक यानी उष्मा क्षेपी। इसको बोलते हैं एंडोथर्मी। अब देखो उष्मा क्षेपी क्या होती है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो पूरा होने के बाद में प्रोडक्ट यानी उत्पाद के साथ में क्या देती है, उष्मा देती है, यानी हीट देती है। क्या देती है, हीट देती है। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनको पूरा करने के लिए उनको पहले हीट देनी पड़ती है खुद को। समझ गए? मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मान लो कोई भी एक तत्व ए है, कोई भी सब्सटेंस ए है, और उसने रिएक्शन की है किसके साथ, बी के साथ। समझ रहे हो क्या, किसके साथ, बी के साथ। और अभिक्रिया के बाद में बन गया मान लो ए और ए बी, और साथ में उसके क्या निकली है, उष्मा। समझ गए? तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसके पूरे होने के बाद ही तो उत्पाद बनेगा। पूरा होने के बाद में उत्पाद के साथ में क्या उत्पन्न होती है, उष्मा। उसको हम क्या कहेंगे, समझ आई बात? अब ये क्या पंगा है, देखो इसमें क्या है कि उसी तरीके से मान लो कोई ए और प्लस में क्या है, बी है, और अभिक्रिया करने के लिए उनको खुद को क्या चाहिए, उष्मा। तभी ये अभिक्रिया, वो तो अभिक्रिया करने के बाद खुद उष्मा दे रहे हैं ना, लेकिन ये क्या है, इनको खुद को उष्मा की जरूरत है अभिक्रिया को पूरा करने, सो तब दी जाती है। उसको हम कहाँ लिखते हैं, तीर के ऊपर। तो यहां लिखेंगे हम उष्मा, या उसका सिंबल होता है ये ट्रायंगल। किसी चीज को हम गर्म कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसको उष्मा ही दे रहे हैं, और उसको हम अभिक्रिया में ये जो त्रिभुज का निशान होता है इससे लिखते हैं। तो ये जब किसी तीर के ऊपर लिखा हो तो इसका मतलब इन दोनों चीजों को क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, यानी उसको क्या दी जा रही है। तो ये ए बी तब बनेगा, आ रहा है क्या समझे?
यानी ऊष्माक्षेपित अभिक्रिया वो होगी जो पूरा खुद हो जाएगी, किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद होने के बाद में उत्पाद के साथ में देगी ये। जबकि ये जो है अभिक्रिया ये खुद चाहिए इसको कि मेरे को पहले ऊष्मा चाहिए फिर मैं पूरी होंगी। अब इसके जो एग्जाम्पल बुक ने, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये ए बी वाले एग्जाम्पल चलेंगे नहीं, ये तो समझाने के लिए होता है। ठीक है, कहीं आप नोटबुक में भी ये लिख के आ जाओ कि हम भी आपको समझा रहे हैं। आप जो है ओरिजिनल एग्जाम्पल। अब इसके एग्जाम्पल देखो बेटा, गुड़िया तुम CH4 एक बार रुक जाइए। CH4 क्या होता है? ये जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना कार्बन और इसके यौगिक के, वैसे इसका नाम होता है मेथेन। क्या नाम होता है? मेथेन। अच्छी तरह समझाऊंगा, सारे फॉर्मूले सब जब उस चैप्टर में आ जाएंगे। तो CH4 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन CO2 प्लस H2O और प्लस में ऊष्मा। यानी इसका नाम क्या बताया मैंने? मेथेन। क्या नाम है इसका? मेथेन। जब मेथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, जल। और जब यह अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो इसके साथ में ऊष्मा भी निकलती है। अब ये ऊष्मा कैसे चेक करें कि ऊष्मा निकली है कि नहीं निकली है? तो मेथेन गैस को जब आप एक बर्तन में लोगे CH4 और उसके अंदर आप किसी भी तरीके से अगर ऑक्सीजन O2 डालोगे तो जब इसके अंदर अभिक्रिया शुरू हो जाएगी तो ये जो बर्तन आपने लिया है ये बाहर से क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? अब रटने की जरूरत नहीं है। ऐसी अभिक्रियाएं जो पूरा होने के बाद उत्पाद के साथ में, क्लियर है? क्लियर है ना बात? तो इसकी परिभाषा लिख रहा हूं मैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी, चलने दो यार, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी साफ कर रहा हूं इसको। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण है, ये वाला ही। ठीक है, आई बात समझ में? अब अगर हम ऊष्मा शोषी की बात करें, इसकी ठीक क्या हो जाएगी? तो क्या होगी? अब इसको भी नहीं रटना है। इसमें क्या हो जाएगा? ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने के लिए, क्लियर है? तो लिखो ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें पूरा होने के लिए बोल दो या उत्पाद बनाने के लिए बोल दो, एक ही बात है। सुनना मेरी बात एक बार। या तो मैं ये लिखूं कि पूरा होने के लिए या मैं लिखूं कि उत्पाद बनाने के लिए, बात तो एक ही है। तो जो आपकी मर्जी हो वो लिख सकते हो आप।
ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें पूरा होने या उत्पाद बनाने के लिए हाँ उष्मा देनी पड़ती, सॉरी उनको तो देनी पड़ती है। इस अभिक्रिया इन अभिकारकों को तो हम दे रहे हैं, दे रहे ही नहीं दे रहे, उनको तो हमें देनी पड़ती है तीर के निशान के ऊपर लगा के। ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें पूरा होने या उत्पाद बनाने के लिए उष्मा देनी पड़ती है, क्या है, देनी पड़ती है। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। कितना टाइम है मुकुल सर? बस 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 बस। अब देखो इसका उदाहरण बेटा, आवाज नहीं। FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस में सीधा तीर, तो तोड़ना है तो इसको तो तीर का निशान आएगा। अब एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि उष्मा शोषी अभिक्रिया जो है उसमें अभिकारक एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, समझ गए? तो अब तीर का निशान है, अब फेरिक सल्फेट है ये। अब हमें इसको क्या करना है, तोड़ना है। क्या बनेगा, Fe2O3 और प्लस में SO, अरे बेटा SO4 कहां से आ जाए, SO2, समझ गए? यानी ये प्लस में SO3। अब देखो, अब मेरी बात, अब अगर ये अभिक्रिया है और इस पर हमने ये लगाना क्या कर दिया, भूल गए, तो अपनी उष्मा शोषी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और ये खाली कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, बताओ बताओ, ये वियोजन, समझिए क्या कहलाएगी? तो इस अभिक्रिया के ऊपर अगर आपने ये निशान लगा दिया तब तो ये बन गई उष्मा शोषी, वहां काम आएगी। और अगर इस अभिक्रिया को हमने तीर का निशान, ये त्रिभुज का निशान हटा दिया तो ये किस में काम आएगी, वियोजन अभिक्रिया में। एक बार ये इतना लिख लो, उसके बाद में इन पर जो भी चीज दोबारा बतानी है वो बता दूंगा। लगभग एक टॉपिक इस चैप्टर का रह गया, अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। किस पे, वो फिर बैलेंस करने के लिए 2 या 3 लगाने पड़ेंगे। ये टूटेगा तब यही उत्पाद बनेंगे, समझिए क्या? ये देख लें SO2 और SO3 है क्या, SO2 और A प्लस में SO3 है क्या, ठीक है ना? तो ये जब टूटेगा तो ये इनमें ही टूटेगा। आगे बात समझ में क्या? तो कल हम अपना टॉपिक करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना।